वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और हमारे आज की क्लास है सातवीं कक्षा के वसंत भाग 2 का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। और इस चैप्टर हिमालय की बेटियां, इस पाठ के लेखक है नागार्जुन और यह हमारा सेशन नंबर 3 है। इसके अगले भागों में हमने पाठ पढ़ते समय देखा कि हिमालय की बेटियां, लेखक नागार्जुन ने यहाँ पर हिमालय की बेटियां किसे कहा है कि हिमालय में बहने वाली जो नदियां हैं उसे, उन नदियों को लेखक ने हिमालय पर्वत की बेटियां कहा है। उसके साथ ही साथ हिमालय, यह जो पर्वत है या यह जो स्थान है वह बहुत, मतलब ऐसे कहा जाता है कि स्वर्ग से जो संबंधित स्थान होते हैं उसमें हिमालय का भी नाम है। और इस हिमालय, इस स्थान पर बहुत सारी देवताओं ने या ऋषि मुनियों ने अपना वास्तव्य किया है। तो ऐसे इस हिमालय में बहने वाली जो नदियां हैं अर्थात हिमालय की बेटियां हैं, इसका वर्णन इस पाठ में लेखक कर रहे हैं। तो हम अब पढ़ते हैं इस पाठ का अगले परिच्छेद को हम पढ़ते हैं और किस प्रकार इस नदियों का वर्णन लेखक ने किया है ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ को। अब तक हमने हिमालय की बेटियां, इस पाठ में लेखक नागार्जुन के द्वारा देखा गया कि किस प्रकार लेखक के मन में अलग अलग प्रश्न उन नदियों को लेकर है। कि सबसे पहले लेखक कहते हैं कि हमने तो ये जो नदियां हैं उनको हम बहुत दूर से देखा था, इसलिए उसको अब हम नजदीक से देख रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये जो पर्वत से, हिमालय पर्वत से जब बहती है तब वो दुबली और पतली दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो मैदानों में भागती दौड़ती हुई आगे उछलती कूदती हुई बहने लगती है तेज रफ्तार से, तो उसका विस्तार बढ़ जाता है। फिर लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उसकी बाल क्रीड़ाएं, उसकी सारी चीजें देखकर लेखक को एक छोटे बच्चे या नन्ही कलियों का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। फिर उनकी तुलना सम्राट महिलाओं के साथ भी की गई है कि किस प्रकार वह जो उछलती कूदती बाल क्रीड़ाएं करती हुई हिमालय से दौड़ते हुए जब वो मैदानों में आ जाती है तो वह शांत हो जाती है और गंभीर रूप धारण करती है। इसके बाद तो लेखक ने वहां पर सम्रांत महिलाएं और बाल क्रीड़ाएं करते हुए छोटी लड़कियां और छोटी नन्ही नन्ही कलियों के साथ उनकी तुलना की है कि किस प्रकार वह नटखट बालिकाओं के समान पर्वत से बहते हुए वह खिलखिलाते हुए मस्ती करते हुए आगे जाकर जब मैदानों में बहने लगती है तो वह शांत और गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कि उसके जब वो बहती है तो ऐसा लगता है कि वो लेखक के मन में प्रश्न आता है कि इतना वो तेज रफ्तार से क्यों भागे जा रहे, ऐसा कौन सा लक्ष्य को पार करने के लिए इतनी दौड़ती हुई जा रही है। और पिता का इतना विराट प्रेम छोड़कर वह ऐसी कौन सी उसकी प्यास है जो पिता उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता है और वह आगे जाकर अपने प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। फिर वह बर्फीली पहाड़ियों से, फिर हरे भरे जंगलों से, पेड़ पौधों से, घाटियों से, फिर गुफाओं से वह आगे खेलती कूदती हुए बहने लगती है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो जंगलों में देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर फिर अपने, जब वो शांत रूप रहते हैं उसका बहने के जो रफ्तार है, जो तेज है, वो रफ्तार अब कम हो जाती है। और फिर उसे अपने बचपन में जो पहाड़ पर, पर्वतों पर जो उन्होंने बाल क्रीड़ाएं की थी उसका स्मरण, उसका याद है या नहीं, यह ऐसे लेखक के मन में भी प्रश्न आता है। फिर लेखक कहते हैं कि जो हिमालय उनका पिता है वह उनकी नटखट, उनकी जो बाल लीलाओं से तंग आ चुका था, लेकिन नदियों की यह धारा अपने विराट पिता की भी बात न मानते हुए आगे बहती जाती है। तो लेखक कहता है कि उस समय वो जो पिता रूपी जो हिमालय है वह क्या लगता है, अपना सिर ढूंढ लेता है, अर्थात वह परेशान हो जाता है। और जब आगे वो नदियां बहकर अपना विराट रूप धारण कर लेती है तब अगर उस पर्वत रूपी पिता को अगर पूछा जाए तो वह मौन धारण कर लेता है। अब आगे देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं।
सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा ये दोनों ऐसे नदियों के नाम हैं जिनके ही ब्रह्मा और पुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का अगर हम नाम लेते हैं तो उनके नाम सुनते ही सारी उनकी अन्य नदियों के नाम जैसे कि रावी नदी है, सतलुज नदी है, व्यास, चनाब, झेलम, काशिपा, गंगा, यमुना, सरयू आदि सारी नदियों की छोटी बड़ी सारी नदियों हमारे आंखें नदियों हिमालय की अन्य बेटियां के रूप में जो नदियां हैं वह हमारे आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। तो लेखक कहते हैं कि देखो हिमालय की तो बहुत सारी बेटियां हैं, मतलब बहुत सारी नदियां हैं, फिर वह आगे बहते हुए जब उनकी उपशाखाएं अलग अलग हो जाती है तो लेखक कहते हैं कि जब वह हिमालय की चोटियों से बहती हुई नदी आगे जाकर कहाँ पर उसकी समाप्ति हो जाती है तो वह उनका हमेशा वह नदियों बहते हुए सागर में चली जाती है, उसका रूपांतर फिर आगे सागर में हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जो अन्य नदियां हैं वह उसमें से सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, बल्कि जो बर्फाच्छादित हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत बर्फाच्छादित होने के कारण जब वो बर्फ पिघलता है तो वो उस पिघले हुए पानी का रूपांतर जो नदियों में होता है वही सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां के रूप में जाने जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर देखो कितनी लेखक की कल्पना है कि हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। तो हिमालय पर बर्फाच्छादित हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंद जमा होकर इकट्ठा होकर सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदी के रूप में बनी है और आगे चलकर वह समुद्र की ओर प्रवाहित बहने लगती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो देखो लेखक के मन में जो कल्पना आ रही है, लेखक ने कहा है कि हिमालय कौन है उन नदियों के पिताजी। तो पिताजी ने क्या किया है, अपने हृदय के एक एक बूंद से बनी हुई जो दो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, फिर वो पिघलते हुए बर्फ को रूप में जब ये नदियां का रूप धारण कर लेते हैं तो वह आगे बहते हुए वह कहाँ पर उसका समाप्ति हो जाता है, समुद्र में। तो उसका मिलाप समुद्र में हो जाता है, सागर में हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि वह सागर वह समुद्र बहुत ही सौभाग्यशाली है जो पर्वतराज हिमालय की हृदय से बंधे एक एक हृदय से बंधी हुई बूंद जो है जिसका ब्रह्मा और सिंधु फिर उस हिमालय पर्वत के सागर के रूप में पानी का रूपांतरित हो जाता है। और जब वो सागर में मिल जाती है तो उनकी हिमालय पर्वत की जो दोनों बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्रा वह उस सागर में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जिसे समुद्र वह भाग्यशाली है जिसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, अर्थात यहाँ पर लेखक कल्पना करते हैं कि उसके साथ उनका विवाह हो चुका है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक ऐसा खेला करती है। तो लेखक कहते हैं कि जब मैदानों में इन नदियों को जिन्होंने देखा है कि किस प्रकार से हिमालय की गोद में जिस प्रकार बच्चियां बनकर वो खेला करती थी, लेकिन अब उसकी मैदानों में आकर उनकी रफ्तार, उनका जो खेलने का जो सब ढंग है वह बदल गया है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालियों का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। तो लेखक क्या कहते हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालियों का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती।
लेखक कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में जब ये नदियां देखी होगी बहते हुए तो उनको पता होगा कि किस प्रकार ये बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर खेला करती थी। जिस प्रकार माँ बाप के गोद में बच्चियां नंग धड़ंग उछलती कूदते हुए मस्ती करते हैं, उसी प्रकार अपने माँ बाप नदियां भी अपने पिताजी रूपी हिमालय के गोद में बहुत ही मस्ती करती होंगी। तो माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालियों का रूप पहाड़ी आदमियों में, मतलब हिमालय पहाड़ पर या अन्य पहाड़ पर जो रहने वाले लोग रहते हैं, इनको इन सारी चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि ये तो उनके रोजमर्रा के जीवन की चीजें होती है, लेकिन उनके लिए आकर्षक भी नहीं लगती। तो लेकिन लेखक कहता है कि मुझे ये तो सारी चीजें बहुत आकर्षित करती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुंदर को उसका तो लेखक यहाँ पर क्या करता है कि देखो, मैंने पहले भी आपको पहले पैराग्राफ में बताया था कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये जो दोनों नदियां हैं वह क्या होते हैं, बर्फाच्छादित हिमालय की हृदय से जो बूंदें निकलती है तो उसे पिघलकर जो नदियां बनती है वह समुद्र में विलीन हो जाती है। तो लेखक वहां पर कहते हैं कि वह हिमालय पर्वत ससुर जी है और वह समुद्र भाग्यशाली है जिन्होंने हिमालय पर्वत ने अपने दोनों बेटियों का विवाह वहां पर कर दिया। तो ये लेखक की कल्पना है और ये ऐसी लुभावना प्रतीत हुआ रूप लेखक को मन को भाता है और वह यहाँ पर कल्पना करता है कि हिमालय पर्वत कौन है, ससुर है, और उन्होंने अपने बेटियों की शादी समुद्र से कर दी है, तो इसलिए समुद्र उनका कौन हुआ, दामाद हुआ। और यह हिमालय का ससुर और समुद्र को दामाद कहने में मुझे झिझक भी नहीं होती, मतलब मुझे संकोच नहीं होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और प्रश्नोत्तर देखते हैं। बच्चों, हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर का सराव भी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। प्रवाहित, बहना, आकर्षक, देखने योग्य, लुभावना, मन को मोहने वाला, झिझक, शर्म, हिचक, और एक शब्द हो सकता है संकोच। अब देखते हैं इस पैराग्राफ पर आए हुए कुछ प्रश्नोत्तर का सराव हम लेते हैं। प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार है, किन नामों को सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियों की याद आती है? उत्तर क, ऑप्शन क है व्यास और चिनाब, ऑप्शन ख है गंगा और यमुना, ग है सिंधु और गंडक, ऑप्शन घ है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इस पैराग्राफ से अगर हमने पढ़ा तो उसमें हमें समझ में आता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनका नाम सुनते हिमालय से निकलने वाले दूसरी नदियों का नाम भी हमें याद आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा घ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आगे है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम गद्यांश में नहीं आया है? उत्तर के ऑप्शन देखते हैं, क राविका, ख सतलज का, ग कोसी का, घ गोदावरी का। तो इसमें हमें इस पाठ में जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें गोदावरी यह नदी का नाम नहीं आया है, तो इसका उत्तर होगा घ गोदावरी का। आगे प्रश्न है, गद्यांश में महानद किसे कहा गया है? यहाँ पर महानद या महानदी शब्द भी हो सकता है। गद्यांश में महानदी किसे कहा गया है? उत्तर के ऑप्शन है, क गंगा और यमुना को, ख सरयू और गंडक को, ग झेलम और कपिशा को, घ सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो हमने जो गद्यांश पढ़ा, जो पैराग्राफ पढ़ा, उसमें हमने देखा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानदी कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा घ सिंधु और ब्रह्मपुत्र को। आगे का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक चौथा, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद अंततः
कहाँ मिल जाती है? तो ऑप्शन के उत्तर के ऑप्शन देखते हैं। क नदियों में, ख पहाड़ियों में, ग मैदानों में और घ समुंदर में। तो इसका उत्तर होगा घ समुंदर में। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद अंततः समुंदर में मिल जाती है। इसके आगे का प्रश्न है, प्रवाहित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो आपको अलग अलग उत्तर के ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें से हमें प्रवाहित इस शब्द का प्रत्यय ढूंढना है। जैसे कि हमने व्याकरण में देखा था कि कई सारे प्रत्यय होते हैं, उसको जोड़कर शब्द में अगर लगाया जाता है तो नया शब्द बनाया जाता है। जैसे कि अभी इसमें है प्रवाहित शब्द जो है 2 शब्द से बना हुआ है, प्रवाह। उसमें हमें प्रत्यय लगाने, आपको अलग अलग प्रत्यय दिए गए हैं। जैसे कि क का है त, तो प्रवाह में त ऑप्शन प्रत्यय नहीं लगेगा, तो यह उत्तर नहीं आएगा। उसके बाद ख का ऑप्शन है हित। हाँ, तो इसमें भी प्रवाहित। हाँ, तो अभी हित का भी जो ऑप्शन का जो है उसमें हमें इसका विश्लेषण नहीं किया गया है। उसके बाद ग में नहीं, ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। घ इत प्रवाहित। तो अब देखो यहाँ पर इत शब्द को देखते हैं हम, जोड़कर होता है क्या? प्रवाहित। तो ह और ई की मात्रा, मतलब यह हो गया प्रवाहित, यह शब्द होता है। तो इससे बनता है प्रवाहित। मतलब ह को अगर ई की मात्रा लगा देते हैं तो यह से शब्द बनता है ही। तो इसलिए शब्द प्रवाहित में ईत के प्रत्यय, ईत यह प्रत्यय लगेगा। तो इसका उत्तर हुआ घ का ईत। आगे का प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई है? उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली 2 बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों की याद आ जाती है, जो इन 2 बड़ी नदियों के बीच बहती है। आगे उत्तर कंटिन्यू है। लेखक बताता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो बस दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदे हैं। कहने का अर्थ यह है कि हिमालय पर जमी बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है और ये महानद या महानदी बनकर समुद्र तक पहुंच जाती है। आगे का प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागरों की प्रशंसा की है। आगे का प्रश्न है, आपको उचित जोड़ियां लगानी है। यहाँ पर विशेषण दिए हैं, उसके विशेषण लगानी है। तो है सम्रांत का उत्तर हो गया। विशेषण क्या होगा? इसमें है वर्षा, जंगल, महिला, नदियां, आंगन। तो सम्राट कौन है? महिला। तो उसका उत्तर होगा ग महिला। उसी प्रकार चंचल कौन है? चंचल नदियां होती है, उसका उत्तर होगा घ। उसके बाद समतल क्या होते हैं? आंगन। घना जंगल, इसका समतल का होगा ज आंगन। उसके बाद घना क्या होता है? जंगल। तो उसका ऑप्शन का उत्तर है ख। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ख। उसके बाद मूसलाधार क्या होती है? वर्षा। उसका उत्तर का ऑप्शन है क। तो हम एक तो उत्तर का ऑप्शन भी लिख सकते हैं या पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर का ऑप्शन लिख रहे हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न की उचित जोड़ियां हमने लगा दी हैं। अब आगे देखते हैं, पाठ में आए हुए द्वंद्व समास के उदाहरण लिखे हैं। छोटी बड़ी, तो हमने देखा था कि किस प्रकार हमें समस्त पद और विग्रह करना है। तो छोटी बड़ी का क्या होगा? छोटी और
और बड़ी। तो जब हम द्वंद्व समास में हमेशा क्या लगाया जाता है, समस्त पदों के बीच में छोटी और शब्द लगाया जाता है। तो इन चिन्ह के बदला में हम हमेशा और शब्द लगाएंगे। तो उसी प्रकार भाव भंगिमा में भी आएगा भाव और भंगिमा, नंग धड़ंग में आएगा नंग और धड़ंग, दुबली पतली में आएगा दुबली और पतली, माँ बाप में आएगा माँ और बाप। तो इन शब्दों के बीच में आपको और शब्द लगाना है। उसके बाद तो अब तक हमने देखा, इस पाठ में देखा कि किस प्रकार लेखक ने ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का वर्णन किया है। अब लेखक आगे क्या कहना चाहते हैं ये देखते हैं अगले पैराग्राफ में। मिलते हैं अगले भाग में।